5वीं फेल एक आदमी बस पर कंडक्टरी क्या करता था। धीरे धीरे करके उसकी उम्र बढ़ रही थी और शादी नहीं हो रही थी। किसी से उसने बातचीत की, उसने कहा कि शादी नहीं हो रही, मुझे क्या करना चाहिए। तब किसी ने मशवरा दिया कि आपको मैट्रिमोनियल साइट पर जाना चाहिए, वहाँ एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी एक बड़ी बढ़िया सी प्रोफाइल तैयार कराई और प्रोफाइल तैयार कराने के बाद अब नए नए रिश्तों की तलाश में वो रोज़ के रोज़ मैट्रिमोनियल साइट को तलाश करना शुरू कर दिया। ऐसे एक दिन तलाश करते करते उसे एक एसडीएम की तरफ से कॉल आती है। एसडीएम साहब के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, ऑफिसर हैं। अब इसके बाद वो बस का कंडक्टर उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि उसने अपने आप को बस कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं बताया। उसने कहा मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, मेरा अच्छा खासा बड़ा बिजनेस चल रहा है। एसडीएम साहब उसकी बातों में आ जाती हैं, दोनों दोस्ती कर बैठते हैं, दोस्ती फिर प्यार में बदलती है और प्यार के बाद फिर शादी होती है। ना तो वो एसडीएम जानती थी कि भविष्य में क्या होने वाला है और ना ही वो बस का कंडक्टर जानता था कि क्या होने वाला है। दरअसल एसडीएम साहब का कत्ल हो जाता है और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो कातिल ने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन कोई ना कोई गलती कातिल ज़रूर कर जाता है। यहाँ भी एक गलती कर जाता है और कत्ल खुल जाता है। आज कहानी उसी एसडीएम की है, कैसे वो एसडीएम बनी, कैसे उन्हें प्यार हुआ, कैसे उनका कत्ल हुआ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है डिंडोरा और उसी का यही एक कस्बा लगता है शहपुरा। दरअसल शहपुरा की बात कर रहा हूँ। बात है 28 जनवरी 2024 के दोपहर 2 बजे के आसपास। इस एसडीएम साहब के शोहर लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास जैसे ही बंगले यानी कि सरकारी बंगले में प्रवेश करते हैं, वो कमरे में अंदर जाते हैं। बार बार अपनी पत्नी को आवाज़ लगा रहे थे। उनकी पत्नी का नाम निशा नापित शर्मा होता है। बार बार निशा निशा करके आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जैसे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो बेडरूम में जाकर देखते हैं तो एसडीएम साहिबा औंधे मुँह लेटी हुई थी। उन्होंने जाकर एसडीएम साहब को हिलाया डुलाया तो कुछ हल्की फुल्की आवाज़ आई और हल्की फुल्की आवाज़ आने के बाद फिर ये जो उनका शोहर होते हैं एसडीएम साहब के, यानी कि जिनका नाम होता है मनीष शर्मा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। लेकिन ना तो उनका कोई अर्दली वहाँ मौके पर मौजूद होता है, ना ही चपरासी मौके पर मौजूद था और ना ही ड्राइवर मौके पर मौजूद था। तुरंत ही ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है। ड्राइवर से कहा जाता है कि तुम जहाँ भी हो, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बंगले पर पहुँच जाओ, क्योंकि मैडम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही ड्राइवर ने ये सूचना मिली, ड्राइवर तुरंत मौके पर पहुंचता है और मौके पर आने में लगभग हालांकि उसे 1-1.5 घंटा लग जाता है। अब एसडीएम साहब को आनन फानन ही यहाँ से गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब ज़रा गौर से देख लीजिए, ये एसडीएम साहब हैं, मैं इनका पति हूँ, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बस आप इन्हें जल्दी से देख लीजिए। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि कल इन्होंने ज़बरदस्ती व्रत रख लिया, जबकि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, इनका लीवर भी ठीक से काम नहीं करता, और इन्होंने अमरूद खा लिया, मैंने मना किया, उसके बाद इन्हें उल्टी हो गई थी। पूरी कहानी बताई एसडीएम साहब को। जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, अभी मैं देख रहा था तो वो औंधे मुँह लेटी हुई थी। तुरंत ही मैं आपके पास लेके आया हूँ, बस आप जल्दी से इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद उन्हें सीधा अपना उनका इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज के लिए जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं, उनकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे थे तो डॉक्टर साहब के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिनको यहाँ पर लाया गया था, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन ये तो कम से कम 6-7 घंटे पहले ही मर चुकी हैं। अब डॉक्टर साहब थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अपने स्टाफ वालों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि इस शहर की एसडीएम हैं, अगर ज़रा सी भी कोई ऊँच नीच वाली बात हो गई, ऐसा ना हो डॉक्टर साहब को लेने के देने पड़ जाएँ। तुरंत ही उन्होंने एसएसपी को फ़ोन किया और एसएसपी को फ़ोन करने के बाद पूरा घटनाक्रम बताया। और जैसे ही घटनाक्रम की सूचना मिलती है, घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद इस ज़िले के एसपी होते हैं अखिल पांडे मौके पर पहुंच जाते हैं। साथ ही एफएसएल टीम होती है, वो भी स्थानीय जो एसएचओ होते हैं अपनी टीम के साथ वो भी पहुंच जाते हैं। अब इस मामले की पड़ताल में जुट जाते हैं, क्योंकि किसी छोटे मोटे अधिकारी का नहीं बल्कि एसडीएम का उनकी हत्या हुई थी। और हत्या की बात इसलिए पता चल जाती है कि जिस तरह से ये 5-6 घंटे तक इस बात को दबाए रखा गया, अब ये किसने की है, क्यों की है, बस यही एक सवाल था। जब उनसे पूछा जाता है तो उनके जो पति होते हैं मनीष शर्मा, उन्होंने वही पूरी कहानी बताई कि वो कल 27 तारीख को घर पर आए थे, इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इन्होंने अमरूद खाया, उसके बाद फिर मैंने मना किया तो उल्टी हो गई, उसके बाद फिर दवाई दी, रात को सो जाती हैं, सुबह को
संडे होने की वजह से, रविवार होने की वजह से मुझे लगा आराम कर रही हैं। इसी बीच में यानी कि सुबह 10 बजे के आसपास नौकरानी आती है, घर में काम कर रही थी और मैं बाहर किसी काम से निकल गया। वापस लौटकर 2 बजे आया तो देखा तो औंधे मुँह पड़ी हुई थी। तुरंत इन्हें यहाँ लेके आया। मैं नहीं जानता कि ये कैसे मरी हैं। जैसे ही एसपी साहब ने ये पूरी कहानी सुनी, एसपी साहब अपनी पूरी टीम को लेकर एसडीएम साहब के सरकारी बंगले में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एक एक पहलू को, एक एक चीज़ को बारीक से तलाश करने की कोशिश कर रहे थे और बारीक से तलाश करते करते घर में जितने भी लोगों का 27 और 28 जनवरी को आना जाना हुआ था, हर एक व्यक्ति की एक लिस्ट तैयार की गई और हर एक व्यक्ति से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। कौन आया था, क्यों आया था, क्या बात थी, बहुत सारे सवाल थे। सभी से बातचीत कर रहे थे और इसी बीच में एसपी साहब यानी कि अखिलेश पांडे की वहीं पास में ही एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। वॉशिंग मशीन को जैसे ही इन्होंने खोल के देखा तो उस पूरी वॉशिंग मशीन के अंदर सिर्फ 2 ही कपड़े थे, बेडशीट और साथ ही तकिए का कवर। बेडशीट और तकिए का कवर देखकर थोड़ा सा उन्हें आश्चर्य होता है कि घर में कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन यही 2 कपड़े क्यों धोए गए। इसके बाद उन्होंने कुछ सवाल जवाब जब करना शुरू किया तो किसी ने भी ये इस बात को कहने को तैयार नहीं था कि किसने बेडशीट धोई है और किसने तकिए का कवर धोया है। तभी एसडीएम साहब के जो पति होते हैं मनीष शर्मा, उनसे संपर्क किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ये कपड़े किसने धोए हैं। वो कहने लगे कि ये कपड़े तो मैंने धोए। दरअसल इसलिए इन कपड़ों पर आएँ उससे पहले हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि इस कहानी में 2 किरदार हैं। एक किरदार हैं एसडीएम साहब जो कि जिनका नाम है निशा नापित शर्मा और उनके एक पति हैं जिनका नाम है मनीष शर्मा। एसडीएम साहब की उम्र फिलहाल 51 साल के आसपास और उनके जो पति हैं उनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास। जब ये मनीष शर्मा अपने गांव में थे, 5वीं में फेल हो जाते हैं। घर में थोड़ी डांट डपट हो जाती है और जैसे ही डांट डपट होती है उनके फेल होने पर ये गुस्से में घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब घर वालों ने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कई साल बीत जाते हैं, यानी कि 6-7 साल बीत जाते हैं और 6-7 साल तक पता नहीं चलता कि मनीष शर्मा कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। और एक दिन अचानक से प्रकट हो जाते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा अलग तरह का था, जैसे क्रिमिनल का स्वभाव होता है। तो ऐसे ही घर वाले भी थोड़ा परेशान रहने लगे और माँ बाप भी और भाई भी परेशान रहने लगे। इसी बीच में 1996 में इनके पिता का देहांत हो जाता है और पिता के देहांत की भी सूचना दी जाती है। मनीष शर्मा अपने पिता के देहांत पर भी शामिल नहीं होते। उन्हें लगता है कि वो कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए परिवार में थोड़ी नाराज़गी होने लगती है। साल 2009 आता है और इन्होंने अपने घर में बवंडर मचाना शुरू कर दिया। मेरा जो हिस्सा है मुझे तत्काल प्रभाव से दे दिया जाए और मैं अपना कुछ काम करना चाहूँगा। कुल मिला के उन्होंने अपने पैसे का लेन देन जो भी था वो करा और उसके बाद फिर से गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद साल 2014 आता है। बड़े भैया भी अचानक से बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बड़े भैया की मौत पर भी मनीष शर्मा ने घर जाना उचित नहीं समझा और इसी बात को देखते हुए घर वाले इतना परेशान हो जाते हैं कि इन्होंने इनसे पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया कि अब कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। लेकिन पता चलता है कि रोज़ी रोटी कमाने के लिए मनीष शर्मा ने कंडक्टरी करना शुरू कर दिया था। बसों में कभी कंडक्टरी कर रहे हैं तो कभी किसी टोल प्लाजा पर वो टोल वसूल करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही थी और एक दिन पता चलता है कि साल 2018 की बात है। उन्होंने एक पास में ही एक दर्पण कॉलोनी होती है, वहाँ के रहने वाली एक लड़की से शादी कर लेते हैं। शादी करके घर आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो भी इन्होंने पाप किए हैं वो सब धुल चुके हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। घर वालों ने भी अनुमति दे दी कि आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 6 महीने होते हैं और 6 महीने के बाद ही अपनी पत्नी को तलाक देने पर अडिग हो गए और इस बात को लेकर माँ बड़ी नाराज़ होती है। माँ कहती है कि मेरा बुढ़ापे में सहारा लग जाएगा, तुम इस बेचारी को तलाक मत दो। लेकिन मनीष शर्मा ने ज़िद पकड़ ली कि इसे तलाक देना ही है और ज़िद करके तलाक दे ही दिया। फिर घर वालों ने कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 1 आध साल बीत जाता है, कंडक्टरी कर ही रहे थे। इसी बीच में किसी के संपर्क में आते हैं, कहते हैं कि यार शादी करनी है, शादी करें तो कैसे करें, कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। तभी उसने कहा कि आजकल तो इतनी सारी वेबसाइट बन रही हैं शादियों की और किसी पे भी रजिस्ट्रेशन करा दो, आराम से तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। ऐसे ही करते करते इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, बहुत अच्छी तगड़ी प्रोफाइल बनवाई। लेकिन उस प्रोफाइल के अंदर कभी ये जिक्र नहीं किया कि वो 5वीं फेल भी हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, साथ ही वो कंडक्टरी का काम भी करते हैं। और उन्होंने ऐसी भारी भरकम प्रोफाइल बनाकर वो प्रोफाइल सामने दिखाई देती है एक एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब होती हैं निशा नापित शर्मा, जिनकी उस फिलहाल की अगर बात करें तो ये 51 साल की उम्र है और साल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के दिनों की बात है, जनवरी फरवरी की। तब ये इससे पहले कि मैं उनके बारे में और बात करूँ, बताता चलूँ कि इनका जो जन्म होता है
22 दिसंबर 1973 को छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है अंबिकापुर, वहाँ की रहने वाली होती हैं। परिवार की सेवा कर रही थी। सेवा करते करते पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होती हैं और साल 2003 में MPPSC का ये एग्ज़ाम क्लियर करती हैं और उनको कैडर मिलता है नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार का कैडर मिलने के बाद कई साल बीत जाते हैं और प्रमोशन पाकर ये तहसीलदार बन जाती हैं। माता और पिता दोनों की सेवा कर रही थी, बहन का भी ख्याल रख रही थी, परिवार के बाकी लोगों का भी ख्याल रख रही थी। इन्होंने सोचा कि अधिकारी बनकर रहेंगी और शादी वादी कुछ करनी नहीं है, ये ज़िंदगी सबसे खूबसूरत सबसे अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र लगातार बढ़ रही थी तो उन्हें अकेलापन परेशान करने लगता है। 10 साल और बीत जाते हैं, यानी कि साल 2020 में इनका प्रमोशन हो जाता है और प्रमोशन होने के बाद ये SDM बन जाती हैं। और जैसी SDM बनती हैं तब अपनी बड़ी बहन से कहने लगती हैं, जबकि इनकी बहन असिस्टेंट लेक्चरार होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनसे कहती हैं कि अब ये अकेलापन मुझे खाया जाता है, इसलिए मैं अपनी एक नई ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, वहाँ कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो मैं शादी कर लूँगी। अब इस बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि उनको एक लड़के से प्यार हो गया है, उससे दोस्ती हो गई है और आगे कहानी आगे बढ़ रही है। और ये चुपके से, यानी कि एक दिन ऐसा ही वक्त आता है ये दोनों शादी कर लेते हैं। यानी कि 3 अक्टूबर 2020 को मंडला गायत्री मंदिर में जाकर ये शादी कर लेती हैं मनीष शर्मा से। और मनीष शर्मा से शादी करने के बाद इनकी ज़िंदगी अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हालांकि जो लड़का होता है इनसे कई साल छोटा होता है, लेकिन कई साल छोटा होने के बावजूद भी ये रिश्ता ठीक चल रहा था। अब बाद में पता चलता है कि जिससे शादी की है वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है बल्कि कंडक्टर है बस का। तब SDM साहब को थोड़ा झटका लगता है, थोड़ा परेशान होती हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, इन्हें कुछ पैसे दिए जाएँ, इनकी मदद की जाए और उनसे अच्छा सा काम भी लिया जाए और ये स्वाभिमान के साथ अपना ज़िंदगी जी सकते हैं। लगभग 5 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर उनको काम भी शुरू करा दिया, लेकिन उनका कहाँ मन लग रहा था, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं और उनका मन लग रहा था लड़कियों में, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी की वो पहली महिला नहीं थी। पहले शादी करके 6 महीने तलाक रखा, तलाक दे दिया। और ऐसे ही एक दिन पता चलता है कि साल 2021 की बात है, इन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक बड़ी खूबसूरत सी महिला के साथ अपना एक फ़ोटोग्राफ्स लगाया हुआ था। उस महिला के बारे में जब SDM पता करती हैं तो पता चलता है कि वो गाज़ियाबाद की महिला होती है। उस महिला के पति की कोरोना काल में मौत हो जाती है, तब से उनकी वो सेवा में लग जाते हैं जब भी मन करता था। अब SDM साहब के पास वो आते ज़रूर थे, महीने में 2-4 दिन के लिए आने के बाद पैसे लिए और अपने चले गए। इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। इन्हें SDM साहब को एहसास होता है कि गलत आदमी से शादी करके ज़िंदगी और बद से बदतर कर ली है, अब करें तो क्या करें। वक्त आगे चल रहा था ऐसे ही। अब इन्हें शराब पीने की आदत पड़ जाती है मनीष शर्मा को, जो ड्राइवर साहब होते हैं, और वो अपनी पत्नी को पीटना भी शुरू कर देते हैं, यानी कि SDM साहब के साथ बदतमीजी करना, उनसे पैसे लेना। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सर्विस बुक है उसमें आप मेरा नाम शामिल करा दो और जो बैंक के जितने भी खाते हैं उन खातों में मुझे नॉमिनी बना दो। लेकिन SDM साहब को जो लगने लगा कि पति ये बदमाशी कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को नॉमिनी बनाया और बहन के बेटे को भी नॉमिनी बना दिया, ताकि उन्हें कुछ हो जाता है तो कम से कम जो भी लाभ मिलने वाला है, सरकारी गैर सरकारी, वो सब कुछ लाभ बहन और बहन के बेटे को मिल जाए। लेकिन ये बात इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी बात पर घर में कलेश रहता था, झगड़ा रहता था। 27 जनवरी 2024 को ये घर पहुंचता है SDM साहब के पास, पूरे दिन साथ रहता है। SDM साहब को बताता है बीमार थी, लेकिन 28 तारीख को जब वो सो रही थी तभी इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का तकिए से गला यानी कि दम घोटने की कोशिश की और दम घोटने की वजह से उनके नाक से ब्लड आने लगता है और जब ब्लड आता है तो वही ब्लड उनके तकिए पर लग जाता है और वही ब्लड लग जाता है बेडशीट पर। और जैसे ही उस पर ब्लड लगता है उसके बाद उन्होंने मौका पाते ही इस बेडशीट को और तकिए को वॉशिंग मशीन के अंदर धो दिया। उस वक्त जब ना अर्दली था, ना नौकरानी थी और ना ही घर पर ड्राइवर था, और मौका पाती घर से बाहर निकल जाते हैं। ड्रामा कर रहे थे कि मैं तो बाहर घूमने के लिए गया था, लेकिन जब FSL टीम ने और SP ने इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच की तो पता चला कि मनीष शर्मा ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। और कत्ल करने के बाद ऐसी कहानी रची जिससे ऐसा लग रहा था कि पब्लिक को लगे हार्ट अटैक आया है या फिर किसी अन्य कारण से मौत हुई है, एक साधारण सी मौत हुई है। ये तो मनीष शर्मा जानता था कि ये बड़ी ऑफिसर हैं और इस मामले की बड़ी उच्च स्तर पर जांच हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उस 5वीं फेल व्यक्ति ने पूरी चालाकी से काम किया था, उस चालाकी उसकी वॉशिंग मशीन पर जाकर सिमट जाती है, ख़त्म हो जाती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार जब किया वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है, तब भी वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद फिर उसे कहीं जैसे जेल वगैरह ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वो बेहोश हो जाता है।
पुलिस को ऐसा भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मनीष शर्मा के भी प्राण निकल जाएं, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और पुलिस की कोशिश है उसके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसको जेल भेजकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करके कम से कम समय में पुलिस की ये कोशिश है कि इसको सलाखों के पीछे भेजकर कोर्ट से बड़ी सजा दिलाई जा सके, ताकि लोगों को ये मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और कहते हैं कि जो रिश्तों की बुनियाद होती है या तो लालच पे रखी जाती है तब भी बर्बाद होती है, और या फिर वो किसी और मामले से, यानी कि निष्पक्ष अगर कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी जाती तो वो रिश्ते ज़्यादा दिन चल नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही हुआ एसडीएम साहिबा और उनके पति मनीष शर्मा के इस रिश्ते में। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इनकी कितनी महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं, इस प्रकरण की भी जांच की जा रही है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।